हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष भटनागर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉक इन इंग्लिश में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बहुत इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भाग की बात करते हैं और वह है ग्रामर यानी व्याकरण। सही इंग्लिश बोलने व लिखने के लिए ग्रामर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और छोटी गलती की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यानी विषय बेसिक ग्रामर यानी बुनियादी व्याकरण। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स यानी वर्णाक्षर होते हैं, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन और 5 वाउल्स यानी स्वर। 5 वाउल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सब व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णाक्षरों के प्रकार को जानते हैं। पहले 3 प्रकार के अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते थे। पहला कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD, दूसरा स्मॉल लेटर्स यानी छोटी ABCD और फिर कर्सिव लेटर्स यानी प्रवाही, जिसके दोनों तरफ टेल यानी पूंछ होती है। परंतु अब एक और अल्फ़ाबेट का ट्रेंड यानी प्रचलन चल रहा है और वह है कैपिटल कर्सिव। अब स्कूलों में कैपिटल कर्सिव भी लिखना सिखाई जाती है, यानी 4 प्रकार के अल्फ़ाबेट्स हो गई हैं। आप इनमें अंतर देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बाद हम वर्ड यानी शब्द बनाना सीखते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं वर्ड यानी शब्द की परिभाषा। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ मीनिंग इज ए वर्ड, यानी अक्षरों का समूह जिसका अर्थ निकले शब्द कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। CAT कैट, इसका अर्थ बिल्ली होता है, अर्थात यह एक शब्द है। परंतु CTA, इसका प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण CTA ही रहेगा, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं। COW काऊ, इसका अर्थ गाय होता है। CWO का कोई अर्थ नहीं होता है और इसका उच्चारण भी CWO ही रहेगा। अब आप इन उदाहरणों से समझ गए होंगे कि लेटर्स के समूह का कोई अर्थ निकलेगा तो ही शब्द कहलाएगा। वर्ड्स की और अधिक जानकारी के लिए, जिसमें प्रोनंसिएशन और साइलेंट लेटर्स के बारे में हम आगे की वीडियोस में सिखाएंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस की परिभाषा इस प्रकार होती है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस इज ए सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, नुपुर इज गोइंग टू कॉलेज। इस वाक्य में नुपुर यानी कर्ता, सब्जेक्ट, इज यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग यानी मुख्य क्रिया मेन वर्ब, टू कॉलेज यानी कर्म ऑब्जेक्ट। परंतु यदि हम इस वाक्य को ऐसे लिखें, गोइंग नुपुर इज टू कॉलेज, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये वाक्य नहीं है। यह तो थी वाक्य के बारे में जानकारी। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार समझते हैं। दोस्तों, सेंटेंस 7 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव यानी नकारात्मक, तीसरा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक, पांचवा इम्पेरेटिव यानी आदेश सूचक, छठा ऑप्टेटिव यानी इच्छाबोधक, सातवां एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयबोधक। अब हम डिटेल यानी विस्तार में सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव, यह एक पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्य है। इसको हम इस सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य के नमूने से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। जैसे नैना इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, नैना कॉफ़ी पी रही है। यह एक साधारण या सकारात्मक वाक्य है। अब नेगेटिव, यह एक नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है जिसमें नो, नॉट
नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होता है। इसको हम इस सेंटेंस पैटर्न से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, सहायक क्रिया प्लस नॉट, मुख्य क्रिया और कर्म। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। एग्जाम्पल, नैना इज नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। नैना कॉफ़ी नहीं पी रही है। यदि हम सेंटेंस को ऐसे लिखें तो गलत होगा, नैना नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। समझ तो आ रहा है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, परंतु ग्रामर के अनुसार ये गलत है क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया है। दोस्तों, अब तीसरा यानी इंटेरोगेटिव। यह एक प्रश्नात्मक वाक्य है जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, जिसका सेंटेंस पैटर्न इस तरीके का होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के तौर पे, इज नैना ड्रिंकिंग कॉफ़ी। क्या नैना कॉफ़ी पी रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा और ऐसे वाक्यों का आंसर या उत्तर यस या नो में होता है। दूसरा, वाक्य जो WH से प्रारंभ हो, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom और हाउ मच और हाउ मैनी भी इसमें शामिल किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे, वेयर डू यू लिव? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसमें, आप कहाँ रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पूरा डिटेल में दिया जाएगा। आई लिव इन जयपुर। दोस्तों, अब चौथा यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यह एक प्रश्नात्मक व नकारात्मक प्रकार का वाक्य है जिसमें क्या और नहीं दोनों ही आएंगे। इसका सेंटेंस पैटर्न इस प्रकार से होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यानी सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के तौर पे, इज नैना नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी? क्वेश्चन मार्क, क्या नैना कॉफ़ी नहीं पी रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब इन चार वाक्यों को एक उदाहरण से समझते हैं। दे आर गोइंग टू कॉलेज, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। आर दे गोइंग टू कॉलेज, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। आर दे नॉट गोइंग टू कॉलेज, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नात्मक व नकारात्मक वाक्य। अब आप इन चारों वाक्यों के बारे में समझ गए होंगे। अब आपको यह पांचवें प्रकार के वाक्य के बारे में बताता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस, यह एक आदेश सूचक वाक्य है जिसमें अलग अलग तरीके के भाव यानी एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे ऑर्डर या कमांड यानी आदेश का भाव, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का भाव, एडवाइस या सजेशन यानी सलाह का भाव, फॉरबिड यानी मना करने का भाव आदि। इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से होता है, जैसे वर्क हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, अपनी परीक्षा के लिए मेहनत करो। इस वाक्य में हमें एडवाइस यानी सलाह का भाव दिख रहा है। दूसरा, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। इस वाक्य में हमें रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का भाव दिख रहा है। तीसरा, डोंट ड्राइव योर कार टू फास्ट, अपनी कार तेज मत चलाओ। इस वाक्य में हमें फॉरबिड यानी मना किया जा रहा है गाड़ी तेज चलाने के लिए। दोस्तों, अब छठे प्रकार का वाक्य यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में विश या प्रे यानी इच्छा और प्रार्थना का बोध होता है। एग्जाम्पल के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। विश यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो। यहाँ आपकी विश और प्रे दोनों ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब सातवां यानी लास्ट सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय बोधक। इसमें स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशन यानी अचानक आए हुए भाव होते हैं और विस्मय बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है विस्मय बोधक शब्दों के साथ, जैसे वाओ बहुत प्रभावित होने पर, ओ आहा के लिए, ऑसम बहुत बढ़िया, हेलास दुख के लिए, सुपर्ब
शानदार, हुर्रे खुशी के लिए, ऊप्स गलती होने पर, आउच चोट आदि लगने पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसे वाक्य में ऐसे देख सकते हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी वाओ क्या शानदार इमारत है। हुर्रे आई हैव वन द मैच, खुशी के साथ मैंने मैच जीत लिया है। एलास वी लॉस्ट द मैच, दुख के साथ बोला जाता है एलास हम मैच हार गए हैं। आशा करता हूँ आपको अब 7 प्रकार के वाक्यों के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।